दोस्तों, मैं और मेरे साथी जो प्रवीण मेहरान जी आप लोगों का अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है जाट पॉलिटिक्स। तो आज हम जाट पॉलिटिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो कैप्टन साहब, मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाह रहा था कि एक तो देखिए, पिछले 10 साल से बीजेपी ने जो पॉलिटिक्स की है वो एंटी जाट पॉलिटिक्स की है। जैसे सेंटर में बीजेपी ने एंटी मुस्लिम या सिर्फ हिंदुओं की राजनीति की है, सिर्फ हरियाणा के अंदर एंटी जाट पॉलिटिक्स की है। तो अब वर्तमान संदर्भ में अब जो परिप्रेक्ष्य है उसके अंदर हम क्या कहें कि क्या जाटों के लिए राजनीतिक भविष्य खत्म हो चुका है हरियाणा के अंदर? सतबीर जी, जो अभी लेटेस्ट जो इलेक्शन रिजल्ट आए हैं और जो मिनिस्ट्रियल बर्थ जो दिए हैं कल, उनसे भी साफ जाहिर है। और जब आप 20-30 साल पहले जाओ 80s 90s की पॉलिटिक्स में, 70s में, लेट 70s 80 90s, तो हरियाणा में लगभग हर आदमी ये कहता था भाई बीजेपी कभी मतलब अपनी सरकार नहीं बना सकती। ठीक है, हाँ। तो वो कभी चौटाला साहब के पास जाते थे, कभी चौधरी बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी के साथ गठबंधन करते थे। ऐसे ही पंजाब में था, देवर इन वेरी स्मॉल नंबर्स, सिंगल डिजिट में इनके एमएलए निपट जाते थे, सिंगल डिजिट में, और किसी को भी नहीं था। गांव देहात में तो इनका कोई नाम लेने वाला नहीं था। मेरे को अभी भी याद है, मेरे एक दोस्त हैं, मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड, वो मोदी जी को जानते थे उन दिनों में, जब मोदी जी फर्स्ट टाइम बीजेपी के सीएम बने गुजरात में। उन्होंने बोला चल मोदी से मिलवा के लाता हूँ, मेरे बहुत क्लोज है, किसान लीडर है वो भिवानी में। मैंने कहा कौन है यार मोदी है, और मैं क्यों मिलने जाऊं? मतलब उस टाइप का वो था कि उनका कोई क्रेज नहीं था जी। अब बात रही कि भविष्य क्या होगा। पास तो इन्होंने अपना चमका लिया, ये जाट लीडर चौधरी वीरेंद्र सिंह और ये बाकी जेपी दलाल और ये अपना धर्मवीर वगैरह, इनको लेके, और बाकी नॉन जाट लीडर भी इन्होंने लिए हैं, इंद्रजीत जी लिए हैं और नरवीर जी लिए हैं। तो ये जो 3 मेन जाट लीडर लिए, जिनके 30-30 40-40 साल एक्सपीरियंस है। जेपी दलाल ऑलमोस्ट 1982 से पॉलिटिक्स में है, बंसीलाल की पार्टी के, हरियाणा विकास पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। जो ये अपने मोदी जी और मनोहर लाल जी जब स्टेट में वो थे, इनके जो महामंत्री थे, तो उस टाइम में भी जेपी दलाल वो मतलब अपनी पार्टी में काफी एमएलए को टिकट बांटते थे उन दिनों में। और ऐसे ही, हाँ जी, हाँ। तो अब वर्तमान में जैसे मैंने कहा था कि भाई चलिए, एक तो ये है कि जाट जो नेता है वो कद्दावर नेता है, जैसे चौधरी वीरेंद्र सिंह है, कैप्टन अभिमन्यु है, ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, जेपी दलाल जी हैं। और तो कुछ तो हार गए, कुछ को खुदे लाइन लगा दिया गया, और कुछ अब अगर हम जाट पॉलिटिक्स देखें तो जाट जो लीडर हुआ करते, देखिए एक तो देवीलाल जी का परिवार हुआ करता, और एक उसके बाद फिर हुए भूपेंद्र हुड्डा जी। तो देवीलाल जी का परिवार तो इस इलेक्शन में बिल्कुल मतलब साफ हो गया है। जेजेपी के नाम से जो उन्होंने अजय चौटाला ने, उनके लड़के दुष्यंत जी ने जो पार्टी बनाई थी वो खत्म हो चुकी है, उसके साथ भी जाट थे, अभी भी हार गया। और रही बात जो मेन इनेलो ओम प्रकाश चौटाला जी के लड़के थे, जिनके पास पार्टी का धर्मदार था, वो खुद हार गए, जमानत जब्त हो गई। और रही बात भूपेंद्र हुड्डा, जाटों का एक छतर नेता, ये कहा करते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा है, तो अब भूपेंद्र हुड्डा की भी पार्टी है वो इसमें हार चुकी है। तो अब इस परिप्रेक्ष्य में, इस संदर्भ में हम फ्यूचर में क्या सोचें कि जाट कहाँ जाएंगे, और उनकी पॉलिटिक्स में कोई संभावना है या नहीं है? इन जो कद्दावर नेता हुआ करते, इनके हारने के बाद की नई परिस्थिति क्या है आपकी नज़र में हरियाणा में? देखो जी, कांग्रेस में तो काफी जाट जीत के आए हैं, हाँ। लेकिन क्योंकि कांग्रेस अभी है भी नहीं 5 साल, और उसके बाद भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो बीजेपी में जो 3 मेन प्रोमिनेंट लीडर हैं, जिनका मैं नाम लूंगा, एक जेपी दलाल लोहारू से, और अपने ओपी धनखड़ जी हैं बादली से, और कैप्टन अभिमन्यु नानोन से। तो ये तीनों की जो हार है ना जी, ये बड़ी टिपिकल सी हार है। और ये तीनों ही पहले कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत बड़े नेता हैं। मैं तो ऐसा मानता हूं, मेरा दिल तो ये कह रहा है, मेरी पिछले 5-7 दिनों में 5 तारीख को रिजल्ट आया था, उसके बाद से मैं सुन रहा हूँ, 8 तारीख के बाद से, कि जब से ये हारे हैं तो लोग आपस में जब बात होती है, भिवानी भी फोन करता हूँ, झज्जर भी, रोहतक भी, तो पता लगा कि लोग ये कहते हैं कि इनको हराना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी था। बीजेपी यूज एंड थ्रो की पॉलिसी करती है, इनका जो इस्तेमाल था वो इन्होंने कर लिया, और अब ये बर्डन बन गए हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े मोटे मोटे पोर्टफोलियो करेंगे, और ये और
मतलब एक बार कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया तो आप फिर चीफ मिनिस्टर बनने के सपने देखने लग जाते हो। लोग ये कहते भी थे कि जेपी दलाल चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी है, वो जीतने के इलेक्शन में भी ये कहते थे बड़ी कलम बड़ी कलम, मेरे को जितनी बड़ी ताकत दोगे। और अपने अमित शाह ने भी आके कहा था कि मैं इतना बड़ा आदमी बना दूंगा जेपी दलाल को, तुम जिता के भेजो। तो वो इंडिकेशन थी कि ये चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो बीजेपी है ये बहुत ही षड्यंत्र, बहुत ही इनकी प्लान के हिसाब से बहुत ही मतलब माइक्रो लेवल पे मैनेज करके जी, सुनने को मेरे को ये मिला है लेटेस्ट कि इन्होंने अपने जो कोर वोटर थे ना जी, इन तीनों कंस्टिट्यूएंसीज में लीडर के सामने उन वोटर्स को इशारा किया है कि तुम इनको मतलब चलिए ठीक है, वो आपकी बात सारी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अब जाट क्या करे, कहाँ जाए? जाट अभी मतलब कोई ये जब हर चीज में से जाट शुरू से भी कई बार पहले भी ऐसा हुआ है कि जब भजनलाल का टाइम था तब जाटों की वैल्यू बहुत कम हो जाती थी ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो ये पॉलिटिक्स यही कहती है जाट और एंटी जाट। जाट तो सिर्फ 25% 27% है जी, तो बाकी जो इतनी बड़ी नफरी है, इतना बड़ा वो है, तो ये तो सेग्रीगेट करने वाली बात है। फिर बीजेपी इसलिए डरी हुई है कि ये किसान आंदोलन और ये रिजर्वेशन का वो जो होता है तो उस चक्कर में दिल्ली कभी घेर ना लें, पहले भी इनका बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा और जाट उतना ज्यादा इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर पाए। इसलिए ये चाहते हैं कि जो बड़े लीडर हैं, जो कि लीड भी कर सकते हैं, जो पार्टी को तोड़ भी सकते हैं और जिनकी लोग सुनते हैं, उनकी बजाय वीक लीडरशिप रखो स्टेट में, ताकि सेंटर अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर ले। और वीक लीडरशिप जाटों की होगी तो ऑटोमेटिकली या तो जाट सुधर जाएंगे, इनकी जो पॉलिसी है या तो सुधार दो और या इनको जीरो कर दो। हाँ, या सुधार दो या जीरो कर दो। सुधरने से क्या तात्पर्य है कि कैसे सुधरेंगे? जाट तो शुरू से ही एक मार्शल कौम रही है, वो तो जो भी करती है डंके की चोट पर करती है। बीजेपी ये चाहती नहीं कि जाट दोबारा से जाट आंदोलन वाली स्थिति हो, या फिर जैसे किसान आंदोलन हो उसमें भी अमूमन जाट ही ज्यादा हुआ करते हैं। तो अब क्या करें जाट? अब किसके साथ जाए? कांग्रेस तो रही नहीं, कांग्रेस की तो सरकार है नहीं। अब बीजेपी के साथ कैसे सामंजस्य बैठाए जाट, और जाट अपनी पॉलिटिक्स को आगे कैसे बढ़ाएं, ये बताओ आप। मैं तो मतलब इसके मामले में यही कहूंगा कि जाटों को यूनाइटेड ही होना पड़ेगा। अभी जैसे स्प्लिट हो गए थे ये, बीजेपी की उम्मीद नहीं थी लेकिन धीरे धीरे बीजेपी में आ गए थे, क्योंकि वो यू नो द रीजन कि भूपेंद्र हुड्डा जी थोड़े हाई हेडेड हो गए थे, वो अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते थे, वो सिंगल फैमिली सिंगल पावर हाउस बन गए थे, तो उससे भी मतलब वो पार्टी को नुकसान हुआ है काफी ज्यादा। तो अभी ये तो जाटों को सोचना पड़ेगा दोबारा से कि कैसे हम दोबारा से संगठित हो जाएं और कैसे हम पावर का हिस्सा बने। और वो सिर्फ संगठित होना पड़ेगा, अभी बटे हुए हैं। तो बीजेपी सक्सेसफुली बांट पाई इनको, और इसीलिए आज के दिन थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं जाट। और इसीलिए मतलब कोई ढंगसर का कोई भी ये श्रुति है, यंग बच्चा है, पहली बार ही वो आई है, इज नॉट टू ओल्ड टू श्रूड, और इसकी जैसे मदर है वो पीक पे हैं अभी, किरण चौधरी जी। तो श्रुति ने कौन सा बहुत बड़ी लीडरशिप नहीं देनी है। और ये जो दूसरे जो महिपाल ढांडा है वो भी एक नॉर्मल लाइन पे चलने वाले बंदे हैं बीजेपी के। तो आपका कहने का तात्पर्य ये है कि बीजेपी के साथ जाटों की पटरी नहीं बैठ पाएगी। अगर कुछ है भी तो वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो पूरे जाटों का प्रतिनिधित्व कर सकें। जी, तो आप ये कह रहे हैं? ये कह रहा हूं मैं। जी, बिल्कुल जी, हाँ। और अगर जाटों को अपनी राजनीति करनी है, अगर सत्ता में बने रहना है, तो उनको एकजुट होना होगा। और अगर वो बीजेपी के साथ भी जाना चाह रहे हैं तो उनको बीजेपी के ऊपर भी प्रेशर की पॉलिटिक्स बढ़ानी होगी कि जाट 25% हैं लेकिन वो इतने कम भी नहीं है, इतने कमजोर भी नहीं है। तो या तो जाट एकजुट हो, बीजेपी की खिलाफत करें, आप ये कह रहे हैं, या फिर अगर बीजेपी के साथ अगर वो रहना चाह रहे हैं तो कमजोर बनकर रहें। तात्पर्य ये है कि आपका? मैं कहता हूँ जी, जैसे जाट हैं, मुस्लिम्स हैं, और जो छोटी बिरादरी हैं, जो SC ST हैं, वो भी जाटों के हिसाब से ही पहले चलते थे, कांग्रेस में थे वो, और बीजेपी तो जीरो ही थी बिल्कुल ही। तो वो दोबारा से अगर बैक होम आ जाएं या बैक होम वो ग्रुप बन जाता है, बल्कि तो फिर चांसेस हैं कि बढ़ जाएगा। हाँ जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जाटों को अपनी पॉलिटिक्स करनी है,
अगर जाटों को अपनी ताकत हासिल करनी है तो उनको एकजुट होना होगा, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हो। और अगर बीजेपी में नहीं लगता है कि बीजेपी जाटों को कुछ दे पाएगी, क्यों? क्योंकि 25% जाट है तो 75% तो बाकी की जो कम्युनिटी है वो है, तो वो 75% की पॉलिटिक्स करेगी, वो 25% की क्यों पॉलिटिक्स करेगी? दूसरा फिर ये है कि जाटों की जो लड़ने की, मारने की, कटने की वो है कि जैसे जाट आंदोलन हुआ था, पुलिस आगे होकर भाग ली थी उनके अंदर, इतना ज़्यादा तोड़ फोड़ करने का, इतना ज़्यादा उनका वो सुनने में आया था कि जाटों ने इतना ज़्यादा क्या। और रही बात किसान आंदोलन, किसान आंदोलन के अंदर भी जाटों का जो अड़ना था, अड़ियल रवैया था सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ जो अड़ना था, उसको बीजेपी कंट्रोल नहीं कर पाई। तो बीजेपी के अंदर मुझे नहीं लगता या आपको नहीं लगता कि जाटों की कोई पॉलिटिक्स बीजेपी के साथ चल पाएगी। अगर अपना वजूद बना के रखना है बीजेपी ने, जाटों ने, तो उनको यूनाइटेड होना होगा, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा को चुने या किसी और को चुने या देवीलाल परिवार से चुने, तो उनको अपना एक नेता बनाना होगा, बिल्कुल, चाहे वो किसी भी को नेता बनाए और उसकी मार्गदर्शन में अपनी ताकत दिखाना होगा। ILLD का भी इसीलिए है कि इतनी लो पोजीशन होगी क्योंकि बंटवारा हो गया है। जी जी जी, बंटवारा हो गया। बंटवारा जाटों का इन्होंने बड़े सिस्टमेटिक ढंग से पिछले 10 साल में कर दिया है और उसका रिजल्ट आज ये है कि आपका पार्टिसिपेशन 25% जाट कम्युनिटी है, लेकिन सिर्फ 2 जाट मंत्री बनाए हैं। हाँ जी। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि हरियाणा के जो जाट हैं या देश के जो जाट हैं वो बीजेपी में उनको पॉलिटिक्स का कोई कैरियर है या वो अपनी बात सरकार से मनवा सकते हैं या कोई लाभ ले पाते हैं। तो उसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ यही लगता है कि जाटों को अपनी ताकत दिखानी होगी, एकजुट दिखाना होगा। और अगर ये नेता फ्लॉप हो चुके हैं, देवीलाल परिवार अगर फ्लॉप हो चुका है, भूपेंद्र हुड्डा अगर फ्लॉप हो चुका है, तो कोई नया नेता बनाना, नया नेता आए, बहुत बढ़िया पढ़े लिखे जवान बच्चे हैं, वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लें। जितने पढ़े लिखे जवान हैं, जितने भी जाटों में बच्चे हैं, या फॉर दैट मैटर मैं कहता हूँ यूथ तो चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, यूथ शुड कम फॉरवर्ड। अगर अच्छे आदमी नहीं आएंगे तो बुरे आदमी आएंगे, और बुरे आदमी आएंगे तो बुरी गवर्नेंस देंगे, तो उनको बाद में कोसने का भी कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए अगर जाटों को चाहिए कि कुछ हासिल करना है तो नया नेता लेना होगा, चाहे वो कोई भी हो। जाटों में काबिलियत की कमी नहीं है, कोई काबिलियत की कमी नहीं है। इतने IAS HCS बनते हैं, इतने काबिलियत विदेशों में जाते हैं, इतने तगड़े फौज में जनरल हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, तो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। चलिए, ज्यादा लंबी हम अपनी वीडियो को नहीं बनाएंगे, ठीक है सर। तो अभी कुल मिला के जो निष्कर्ष है वो यही हमारे हिसाब से जो चर्चा का वो है कि जाटों को, हमें नहीं लगता कि बीजेपी में जाट कुछ हासिल कर पाएंगे। अगर बीजेपी ने, अगर कुछ बीजेपी में या कहीं और करना है तो अपनी ताकत का प्रदर्शन करना होगा, अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करना होगा। एक सेकंड और मैं थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा जी। जैसे मेरे लोहारू हल्का है जी, तो हमारा एरिया पड़ता है वो जैसे भिवानी के हिसाब से, और कैप्टन अभिमन्यु को भी मैं जानता हूँ। इतनी गजब की उन्होंने मेहनत की है, इतने चमका दिया, इतनी इन्वेस्टमेंट, इतना नौकरियां, इतनी ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल 100% ट्रांसपेरेंसी। और ऐसे ही JP दलाल ने पिछले 20 साल से लगे हुए हैं और उस एरिया के लिए जब भी वो मिनिस्टर बने उनको उन्होंने ताकत दी है, तो लोहारू का नक्शा बदल दिया है जी। लोग आज पछता रहे इस बात से कि इतना मेहनती आदमी, 24 घंटे साथ रहने वाला, दूरदर्शी और बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट, और फिर भी हरा दिया जी। हाँ, चलिए, ये तो लेकिन ये है कि अब ये तो दोबारा विचारणीय विषय है। हाँ जी, और ये जाटों ने ही सोचना है हाँ जी, कि किस पार्टी में उनका भविष्य हो सकता है, किस पार्टी के साथ उन्हें जुड़ना चाहिए या नया नेतृत्व उनको लाना चाहिए। तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते, अब अपनी चर्चा को यही विराम देते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको हमारे ये जो विचार ठीक लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज। वो बहुत जरूरी है जी। इसके साथ ही बस इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।